जोशीमठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं इंद्रेश मैखुरी, जो लगातार यहाँ की पीड़ाओं को उठाते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पहाड़ के जल जंगल ज़मीनों के साथ छेड़खानी हो रही है, छेड़छाड़ ये कॉरपोरेट सरकारें कर रही हैं, पूंजीपतियों को यहाँ पे लाया जा रहा, उसके लिए लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन उसको लेकर सरकारें हमेशा मौन रही है। मैखुरी जी, जिस तरीके से यहाँ के पर्यावरण के साथ हमेशा से खिलवाड़ होता आया है और उसकी कीमत यहाँ के लोगों को चुकानी पड़ी है और आज इसी की कीमत जोशीमठ शहर चुका रहा है। निश्चित ही ये तो जिस तरह का बेतरतीब बेतहाशा परियोजनाओं के लिए पूरे पहाड़ को खोखला किया गया, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, उसका नतीजा जोशीमठ चुका रहा है। एक संवेदनहीन किस्म का विकास का मॉडल, और जो भी इस विकास पर सवाल उठाए, इस लुटेरे विकास के मॉडल पर, उन सारे लोगों से हमसे कहा गया कि आप तो विकास विरोधी हैं। हमने तब भी कहा कि विकास किसकी कीमत पर होगा, किसके लिए विकास होगा, किसका विकास होगा। तो विकास सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों का, बड़ी कंपनियों का और आम लोगों के हिस्से में तबाही, बर्बादी। तो ये बात यहाँ इस जोशीमठ शहर में भी, जब ये एनटीपीसी की परियोजना शुरू में बनना शुरू हुई 2003-04 में, तो तब सबसे पहले यहाँ लोगों ने कहा कि यह परियोजना नहीं बननी चाहिए। इसका इतिहास ये है कि 3 बार यहाँ सरकार ने कोशिश किया कि परियोजना का यहाँ शिलान्यास कर सके और नहीं कर पाई। देहरादून में शिलान्यास हुआ क्योंकि सरकार की जिद थी लोगों के आंदोलन के सामने। और आज उस जिद का नतीजा ये है कि ये पूरा शहर अपने अस्तित्व के, इस पूरे शहर के अस्तित्व पर संकट खड़ा है। और सरकारें कितना संवेदनहीन है इसका नमूना आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे साथी यहाँ जोशीमठ में एक्टिव हैं, कॉमरेड अतुल सती, और वो पिछले 1-1.5 साल से इस बात को कह रहे थे कि भाई जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, लगातार दरारें आ रही हैं, इसको देखा जाना चाहिए। सरकारों ने नहीं सुना और उन्होंने अपनी पहलकदमी पर 2 जियोलॉजिस्टों को बुलाया, डॉक्टर नवीन जुयाल और डॉक्टर एसपी सती, उनकी स्टडी करवाया। और उस स्टडी के बाद फिर सिद्ध हुआ कि भाई बहुत दिक्कत है। और उसके बाद फिर सरकार की कमेटी आई। सरकार की कमेटी ने सारा बोझ परियोजना, सारा जोर इस पर लगाया कि परियोजनाओं को बचाना है। उन्होंने कहा लोगों का सीवेज है, सीवेज प्रॉपर नहीं है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, इसलिए हो रहा है। जबकि परियोजनाएं प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर एनटीपीसी की जो परियोजना है तपोवन विष्णुगाड़, तो उन्होंने परियोजनाओं को बचाने के लिए ये कह दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अतुल भाई के साथ हम लोग आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी से मिले। मैं कल देख रहा था उस ज्ञापन को दोबारा से, तो 26 अगस्त 2022 को आपदा प्रबंधन के सचिव से देहरादून में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा मैं जल्द ही जोशीमठ खुद आकर के देखूंगा। अगस्त 2022 से वो आए कब हैं? कल, 6 महीने के बाद आए हैं। तो ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, असल में सरकारों की कितनी संवेदनशीलता है लोगों के जीवन को लेकर के, इससे आप समझ सकते हैं। हम जहाँ खड़े सचिवों ने, वहाँ आपदा सचिवों ने तो देहरादून में बैठ के बोल दिया कि हाँ वो ठीक है, जेपी कंपनी से, ये जो विष्णुगाड़ एनटीपीसी कंपनी है उससे नहीं हो रहा है। देखिए ये परियोजना कंपनियों को बचाने के लिए जो सरकारों की हालत है। 7 फरवरी को रैनी की आपदा आई 2021 में, और त्रिवेंद्र रावत उस समय मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जी मौके पर आए, उन्होंने कहा कि ये जो विनाश हुआ है, इस विनाश का इस्तेमाल विकास के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करने के लिए नहीं होना चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आए आर.के. सिंह, उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले परियोजना शुरू करनी है। तो हमेशा से जब 200 लोग सुरंग के अंदर बंद थे, तब केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि हमारी प्राथमिकता परियोजना शुरू करना है, लोगों को निकालना बचाना प्राथमिकता नहीं है। तो उस समय भी ये प्राथमिकता थी, आज के दिन पर भी ये प्राथमिकता है कि जो सवाल लोग पहले से खड़े करते रहे हैं कि ये परियोजना ने तबाही की है, और ये कोई पहली बार तबाही हम नहीं देख रहे हैं। 2007 में सामने की पहाड़ी पर चाई गांव है, वहाँ लोगों ने ऐसा ही विनाश, क्योंकि वहाँ जयप्रकाश कंपनी की परियोजना है, उस कंपनी से ऐसा विनाश एक गांव का हुआ। आज ऐसा विनाश दूसरी परियोजना से पूरे शहर का हो रहा है। और जिस तरह से परियोजनाएं बन रही हैं, जिस तरह का विकास का मॉडल है, अंधाधुंध जिस तरह से पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो ऐसा हश्र पूरे पहाड़ का होने वाला है, ये समझिए।
बिल्कुल हर्ष पूरे पहाड़ का होने वाला है। लगातार जो पर्यावरणविद हैं वो इस बात के संकेत वर्षों पहले से देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है लोगों को। सरकारें लगातार इन कंपनियों के पक्ष में बात कर रही है। सर अगर देखें पुनर्वास और विस्थापन की बात करें, सरकार की केवल फाइलें मोटी हो रही है लेकिन पुनर्वास विस्थापन हो नहीं रहा। यहाँ भी पुनर्वास विस्थापन की बात की जा रही है, लेकिन होगा कब ये समझ में नहीं। इस प्रदेश में सैकड़ों गांव हैं जो पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से विस्थापन पुनर्वास की राह तलाश रहे हैं कि विस्थापन होगा, पुनर्वास होगा। ऐसे सैकड़ों गांव हैं तो उनका विस्थापन पुनर्वास नहीं हुआ। बहुत सारी जगह लोगों की मौतें हो गई। अभी हाल में ही पैनगढ़ है थराली के पास, वहाँ लोगों की मौत हो गई। विस्थापन पुनर्वास का सवाल था। यहाँ भी सरकारों की जो गंभीरता है, वो पूरा शहर एक तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि तबाही के कगार पर है। जहाँ हम खड़े हैं ये एसडीएम का घर है, यहाँ अंदर दरारें हैं, है ना। इस शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ दरारें नहीं हो। हमने खुद उन दरारों को बढ़ते हुए देखा है, लगातार उस संकट को बढ़ते हुए देखा है। और पिछले दिनों जब ये हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम शुरू हुआ तो इसने उसकी गति को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। वो गति और तेज़ हो गई। उससे पहले एनटीपीसी की परियोजना थी। एनटीपीसी की परियोजना से आप याद करिए कि 2009 से जब आप उधर से आते हैं हेलंग की तरफ से, तो एक जगह आप देख सकते हैं कि पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पानी कब से बह रहा है? वो 2009 से पानी बह रहा है, जब एक टनल बोरिंग मशीन के ज़रिए सुरंग खोदने की कोशिश की गई और वो टीबीएम वहीं अंदर फंस गई। वो पानी निकलना शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि वो जो पानी निकल रहा है, शुरू में कहा गया कि 600 लीटर पर सेकंड पानी है, फिर कहा गया 200 लीटर पर सेकंड पानी है। 200 लीटर प्रति सेकंड पानी पिछले 2009 से बह रहा है। ज़मीन के अंदर कोई पानी का ऐसा रिजर्वायर है जिसको छेड़ दिया गया है। तो ये भूगर्भीय जो संरचना है उसके साथ खिलवाड़ है, ज़मीन के साथ इस तरह का खिलवाड़ लगातार हो रहा है, तो उसकी कीमत यहाँ लोगों को चुकानी पड़ रही है। सर और बड़ी बात यह है कि 2009 से जब यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर, और ख़ास तौर पे चाइना से जुड़ा हुआ ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र, उसके बावजूद भी सरकार का इस तरह से रवैया। सरकारें तो असल में जब तक कि लोगों के जान पर न आ जाए, लोगों की ज़िंदगी का सवाल न बन जाए, तब तक जागती नहीं है। आप सोचिए तो कि भाई यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गया, स्थानीय विधायक प्रतिनिधिमंडल में थे, स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधिमंडल में थे, और मुख्यमंत्री जी ने 40 सेकंड बात की उनसे। जिस शहर की यह हालत है कि आज के दिन पूरा प्रशासनिक अमला, 4 दिन पहले की तो बात है। तो सरकार की संवेदनशीलता चीज़ों को लेकर के, उसकी प्राथमिकता में, उसके विकास के मॉडल में, उसकी प्राथमिकता में आम लोग हैं ही नहीं। तो जब तक विकास का मॉडल, विकास आम लोगों के लिए नहीं बल्कि बड़े ठेकेदारों के लिए, बड़े कॉरपोरेट पूंजीपतियों के लिए होगा, तब तक हम बार बार इस तरह की तबाही से दो चार होते रहेंगे लगातार। क्योंकि आज एक जोशीमठ का सवाल नहीं है, जिस तरीके से पहाड़ों में रेलवे लाइन आ रही है और वो भी लगातार सुरंगें खोद रही है, तो आने वाले भविष्य में तो बहुत सारे जोशीमठ पैदा हो जाएंगे। देखिए, ये असल में सवाल तो यही है कि ये जो सवाल है, ये जो विकास है, ये किसके लिए है? ये बड़े ठेकेदारों के लिए है, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लिए है। ये उनके लिए चूंकि विकास है, इसलिए उसके केंद्र में ये है, इसलिए उसमें पर्यावरण नहीं है, उसमें पारिस्थितिकी नहीं है। एक उदाहरण से समझिए, ये हाईवे आप बनता हुआ देख रहे हैं, तो केंद्र सरकार का कानून है कि जब भी आप बड़ी परियोजना बनाएंगे तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराएंगे। अंग्रेजी में उसको कहते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पहले आकलन कराएंगे, तब परियोजना बनाएंगे। केंद्र सरकार ने जब ये 4 धाम सड़क जिसको कह रहे हैं, या ऑल वेदर जिसको पहले कहा जा रहा था, जब ये सड़क बनाना शुरू किया तो EIA न कराना पड़े, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन न कराना पड़े, इसलिए कहा कि ये 849 किलोमीटर की एक परियोजना नहीं है, बल्कि ये 90 किलोमीटर से कम के 56 अलग अलग पैकेज हैं। यानी कि पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन न कराना पड़े, इसलिए अपने कानून को तोड़ने के लिए सरकार ने रास्ता निकाला। तो अब सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं कराया, लेकिन उस सड़क का पर्यावरण पर प्रभाव तो हम हर साल देख रहे हैं, वो तबाही से हम दो चार हो रहे हैं। ऐसा ही ट्रेन के मामले में भी है, क्योंकि ट्रेन किसके लिए बन रही है ये समझने का प्रश्न है, ये किसका फायदा करेगी ये सवाल है। और असल में जब हम अपनी पूरी पारिस्थितिकी को, जिसको अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, उसको पूरी तरह से तबाह करके, पूरे पर्यावरण को तबाह करके कुछ विकास की बात करते हैं, तो
तो असल में हम विकास की नहीं विनाश की बात कर रहे होते हैं, और उस विकास की मार सबसे पहले कीमत वो नहीं चुकाते जो ऐसा विनाशकारी विकास का मॉडल बनाते हैं, बल्कि इसकी कीमत वो आम लोग चुकाते हैं जिनको विकास का झुंझुना थमाया जाता है, जिनको यह सपना दिखाया जाता है कि तुम्हारा बहुत भला होने जा रहा है, तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तो कीमत वही आम लोग चुकाते हैं जिनका कोई योगदान उस विनाश में नहीं होता, वो सिर्फ उसके मूक दर्शक होते हैं, देख रहे होते हैं। तो ये विनाशकारी विकास का मॉडल। और मैं एक बात और समझता हूँ कि जिसको नोट किया जाना चाहिए कि ये जो सनक है असल में सत्ताधीशों की, कि वो सत्ता पर पहुंच करके सोचते हैं कि वो सब कुछ जीत लेंगे, लोगों को जीत लेंगे, जनता को जीत लेंगे, और तो और पहाड़ को, प्रकृति को, पानी को, पर्यावरण को, सब पर विजय पानी है। तो असल में ये प्रकृति को जीतने वाला जो मॉडल है कि उसको परास्त करके, उसको हरा करके, उसका ध्वंस करके कुछ नया खड़ा करना, बल्कि हमको ऐसे विकास के मॉडल की ज़रूरत है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके, उसमें जो बाकी प्राणियों की जगह है उस जगह को बनाते हुए मनुष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में सोचे। तो ये नहीं सोचा जा रहा है, इसलिए उसकी कीमत हम लगातार चुका रहे हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री का बयान हम कुछ देर पहले देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कल जोशीमठ क्षेत्र का दौरा करूंगा। उससे क्या लगता है केवल दौरा करने भर से होगा या देहरादून में बैठकर भी यहाँ के लोगों की समझ, क्योंकि पहले तो तुमने अनदेखी की यहाँ के लोगों का जब शिष्टमंडल गया, आज तुम खैर खुद कह रहे कि हम वहाँ आएंगे। देखिए, दौरा करना तो फोटोशूट है। आजकल दरअसल कोई भी नीति, कोई भी कार्रवाई, कुछ भी करना है तो आम लोग भी कर रहे हैं कि भाई थोड़ा फेसबुक में दिखाई देना चाहिए, और सरकार भी सोचती है कि गवर्नेंस क्या है, शासन करना क्या है। तो शासन करना नीतिगत स्तर पर कोई कार्रवाई करना नहीं है, फेसबुक में दिखाई देना गवर्नेंस है कि मुख्यमंत्री के पेज से क्या चला, सूचना विभाग वालों के पेज से क्या चल गया, पुलिस के पेज से क्या चल गया, डीएम के पेज से क्या चल गया, यही गवर्नेंस है। और इसी गवर्नेंस के आधार पर तो यहाँ जिलाधिकारी उत्कृष्ट जिलाधिकारी हैं। कौन सी उत्कृष्टता है पता नहीं, इनाम मिला है डीएम को इस बार और अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ वो तब तक पहुँचते रहे हैं जब जब दूसरे इंटरेस्ट रहे। जैसे कि हेमकुंड में हेलीपैड बनवाना हो तो तब लोग विरोध कर रहे हैं, तब वो वहाँ पहुँचे, लेकिन जब लोगों की तबाही है तब वो लोगों से बात नहीं करते, अपने अधीनस्थ अफसरों के साथ उनकी नहीं बनती, लेकिन वो उत्कृष्ट हैं। इस जिले ने दो अफसरों की आपस में लड़ाई देखी, सीडीओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। वो सीडीओ का फिर ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से। तो जिनका अपने अधीनस्थों के साथ सामंजस्य नहीं है, अपने साथ वालों के साथ सामंजस्य नहीं है, जो जनता से सीधा मुंह बात करना पसंद नहीं करते, वो सरकार की निगाह में उत्कृष्ट हैं। और इसलिए चल रहा है, जब ऐसे ही उत्कृष्टता का पैमाना, उत्कृष्टता का पुरस्कार मिलना है तो ऐसे मिलेगा, तो इसी तरह से चलेगा। लोगों की अनदेखी होगी, आम जनता की बात नहीं सुनाई देगी, और फेसबुक में कम से कम और मीडिया में मैनेजमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली फ़ोटोशूट है। अगर मुख्यमंत्री जी गंभीर होते तो पिछले 1-1.5 साल से, साल भर पहले अगस्त में, जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगस्त में सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट दी है ना, सरकार की कमेटी ने भले ही ये किया कि लोगों के सर पर डाल दिया, ड्रेनेज नहीं है, सीवर नहीं है, ज़्यादा मकान बन गए। अरे भाई, ड्रेनेज नहीं है ये भी लोगों की गलती नहीं है, सीवेज नहीं है तो ये भी लोगों की गलती नहीं है, मकान भी अगर प्रॉपर नहीं बना, अंततः ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये सरकार की कमज़ोरी है। तो लेकिन उस रिपोर्ट को भी तो ध्यान में लिया जाना चाहिए था। कोई बताए तो सही कि भाई उस रिपोर्ट पर क्या हुआ जो सरकार की कमेटी ने दी, जो जनता की कमेटी पर जो अतुल सती जी ने एक कमेटी बनवाई जियोलॉजिस्टों की, डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एसपी सती की, उस कमेटी को आपने नहीं देखा, वो तो ठीक है, लेकिन वो सरकारी कमेटी की रिपोर्ट पर क्या हुआ, तो मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, है ना। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से चाई गांव का जिक्र कर रहे थे, और चाई गांव में भी उस समय 2007-8 की बात है, वो जब वहाँ घरों से पानी फूटा था, उसी तरह की स्थिति हमने यहाँ भी देखी कि यहाँ भी पानी उस तरह से फूट रहा है घरों के अंदर से। कल रात से हम इस क्षेत्र में हैं और मैंने देखा बहुत सारे प्रभावित तो सरकारी जो स्कूलें हैं, नगर पालिका के भवन है, उसमें एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहे। सर, आंदोलन किस तरफ जाएगा अब, क्योंकि एक आंदोलन यहाँ पे अब खड़ा कर दिया गया। देखिए, आंदोलन तो जो भी कुछ हुआ अभी तक भी, जो कुछ भी हो पाया वो सब तो आंदोलन से हुआ। लोग जब सड़क पे उतरे तभी थोड़ा सरकार अपनी जगह हिली है, वरना तो कोई नहीं आ रहा था। बात तो जैसा मैंने कहा 1-1.5 साल से कही जा रही थी, तो बात से कोई नहीं आया। जब लोग सड़क पर उतर आए तभी सरकार सत्ता हिली है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है, लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए आंदोलन तो रहेगा।
और आंदोलन रहेगा तभी लोग अपने लिए कुछ हासिल भी कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में तो ये सब फोटोशूट करा करके चले जाएंगे। इसलिए आंदोलन तो चलेगा, आंदोलन चलना चाहिए, उसको सही दिशा में शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से एक आखिरी आदमी के विस्थापन तक भी उसको रहना चाहिए। सर, मोदी जी पिछले दिनों इस क्षेत्र में आए थे और मोदी जी ने कहा था कि ये आखिरी नहीं पहला गांव है। उस लिहाज से देखें तो ये पहला नगर है जोशीमठ, लेकिन पहले नगर को लेकर अभी तक मोदी जी का भी कुछ नहीं। जहाँ अंततः उनका भी तो भाषण ही शासन है, उसके अलावा शासन नहीं है, नीति शासन नहीं है, भाषण ही शासन है। तो इसमें भाषण देने का स्कोप नहीं है असल में। इस तबाही में, इस बर्बादी में इस समय पूरा सरकारी तंत्र ये सुनिश्चित कर रहा होगा कि जो एनटीपीसी है, जो दूसरी कंपनियां हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं सड़क वाले, उनके हित कैसे सुरक्षित किए जाएं। उनकी प्राथमिकता इस समय ये होगी, ये सुनिश्चित करने का रास्ता वो निकाल रहे होंगे। इसलिए वरना एक क्रिकेटर की उंगली पर चोट लगती है, मोदी जी ट्वीट करते हैं, और एक पूरे शहर में लोगों की ज़िंदगी मौत का सवाल हो गया, तो भाई पहाड़ के जैसा सिर्फ पहाड़ी टोपी पहन करके थोड़ी दिखाई देंगे। पहाड़ के लोगों की पीड़ा के साथ खड़े होकर के पहाड़ जैसे दिखेंगे। तो पहाड़ के लोगों के सामने पहाड़ जैसी पीड़ा है, जिंदगी और मौत का सवाल है, और उसमें देश के प्रधानमंत्री को उनके मन से कोई बात नहीं फूट रही। लगातार मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री के मन से इनकी पीड़ा में कोई बात नहीं फूट रही। ये अपने आप में उनके पक्ष को दिखाता है। मौन भी एक पक्ष है, वो किसके पक्ष में है, वो इन लोगों के साथ तो नहीं है, तब उनका मौन इस बात का द्योतक है। बिल्कुल, मौन इस बात का द्योतक है। ये थे हमारे साथ इंद्रेश मैखुरी जी। और जिस तरीके से जोशीमठ शहर पर इस वक्त विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, लगातार तबाही की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, और आने वाले दिनों में ये और भी अधिक होने वाली है। और ख़ास तौर पे इंद्रेश मैखुरी जी ने कहा है कि मौन भी एक पक्ष होता है। सरकारों का मौन इस बात का संकेत दे रहा है, इस बात का प्रमाण दे रहा है कि सरकारें इन बड़ी बड़ी विद्युत परियोजनाओं के पक्ष में खड़ी हो रही हैं। यहाँ के जो आम जनमानस जिस पे आपदा का कहर इस समय बरप रहा है, जिन लोगों के सिर पे इस समय मौत मंडरा रही है, जिन लोगों की आजीवन भर की कमाई इस समय ध्वस्त हो रही है, विध्वंस की भेंट चल रही है, जो लोग अपना घर बार छोड़ के उनको अपने घर बार लुटाने पड़ रहे, उनके साथ नहीं है। तो मौन भी एक बड़ा पक्ष है, और इस मौन के पक्ष को आपने किस तरह से समझा कि सरकारें किस तरह से इस वक्त मौन है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जरूर कहा है कि कल वो जोशीमठ क्षेत्र का दौरा करेंगे, यहाँ के हालातों को जानेंगे। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।